नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजेपी और एसपी गठबंधन की तैयारी। दिल्ली में गठबंधन पर लगेगी अंतिम मुहर। दिल्ली दौरे पर जाएंगे ओम प्रकाश राजभर, तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से राजभर करेंगे मुलाकात में तय होगा गठबंधन का फॉर्मूला। 18 जुलाई को बीजेपी एसपी की हो सकती है ये बैठक। जेपी नड्डा अमित शाह से हो सकती है ओपी राजभर की मुलाकात। तो जहां सत्ता वहां राजभर, ऐसी तस्वीरें अब लगातार देखने को मिल रही है। 2017 के चुनाव में मोदी लहर प्रचंड थी। राजभर को बीजेपी के साथ जाने में फायदा दिखा, तो दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा। नतीजों के बाद सबसे ज्यादा फायदा राजभर को ही हुआ। तो अपने कोटे में मिली 8 में से 4 सीटें राजभर जीत गए। तो 2019 के चुनाव के दौरान राजभर का कैलकुलेशन कुछ और था, तो 2022 के चुनाव के दौरान कुछ और राजभर को लगा। तो 2022 में सपा की वापसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिहाजा राजभर ने सपा से दूरी बना ली। तो अब देखिए, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में जाने की कवायद ओपी राजभर की तेज हो चुकी है। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, लगातार अब जो नजर है वो ओपी राजभर पर है। लगातार तमाम उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से उनकी मुलाकात देखने को मिली। हालांकि इसे सिरे से नकारते हुए भी नजर आए, लेकिन अब माना जा रहा है कि दिल्ली पहुंच सकते हैं ओपी राजभर और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात होगी। बिल्कुल हम देखें तो ओम प्रकाश राजभर लगातार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में है। और ओम प्रकाश राजभर को लेकर माना जाता है कि जहां पर उनको लगता है कि उनकी पार्टी के लिए मुफीद जगह है, उनको आगे आने वाले चुनावों में बेहतर परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है या उनकी पार्टी को बढ़ने का मौका मिल सकता है, हमेशा राजभर वही रहते हैं। यही वजह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। 0 से 4 सीट पर वो आ गए। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर वो दबाव बना रहे थे कि उनको लोकसभा में भी एडजस्ट किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे। उसके अलावा उनके कोटे से उनके बेटे अरविंद राजभर भी दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री थे और साथ ही साथ कई और उनके जो चहेते थे वो कई विभागों के चेयरमैन और अध्यक्ष के पद पर तैनात थे, जो कि दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री स्तर के होते हैं। साथ ही साथ जब उनकी बात भारतीय जनता पार्टी से नहीं बनी तो 2022 में वो समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ आ गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। हालांकि इसमें भी उनका फायदा हुआ, जहां उनकी पहले 17 में 4 सीटें थी, 2022 में अखिलेश यादव के साथ आकर 6 सीटें हो गई। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब 2024 आने जा रहा है और ओम प्रकाश राजभर फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। बाकी ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लगातार बात कर रहे हैं। उनकी सारी चीजें लगभग तय है। उम्मीद ये की जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर 2 से 3 सीटें पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे हैं। बस केवल पेट इसी बात को लेकर फंसा। हालांकि उम्मीद है कि जल्द ही उनको भारतीय जनता पार्टी मना लेगी और 1 या 2 लोकसभा सीटें देने के साथ ही उनको उत्तर प्रदेश सरकार में भी एडजस्ट किया जाएगा। मतलब यहाँ पर भी ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर मंत्री हो सकते हैं और कुछ लोगों को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री फिर से बनाया जा सकता है, जो 2017 में भी बीजेपी ने उनको दिया था। अब अभी एक ट्वीट आया है जो कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर के बेटे भी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 18 तारीख को जो एनडीए की बैठक होने जा रही है उसमें उनको अभी तक कोई आमंत्रण पत्र नहीं मिला है और ना ही किसी बड़े नेता से उनकी कोई बात हुई है। ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी के साथ उनका गठबंधन होता है तो जो उनके मुद्दे हैं, जिसमें चाहे वो सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, शिक्षा और उसके अलावा पूर्वांचल को राज्य बनाने जैसे जो मुद्दे लेकर पार्टी चल रही है, वो मुद्दे तब भी उनके रहेंगे। हालांकि जब इन सभी मुद्दों पर सहमति बन जाएगी उसके बाद गठबंधन का आधिकारिक तौर पर ऐलान होगा। उसके पहले किसी तरीके का कोई ऐलान नहीं होगा। और ये भी कहा है कि इन सारी चीजों को लेकर जो मुलाकातें उनकी हो रही है, अगर इन मुद्दों पर बात बनती है तभी ये सारी चीजें सार्थक होंगी। मतलब एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अंदर खाने उनकी बातचीत पूरी तरीके से तय हो गई है। कुछ चीजों को लेकर, खास तौर पर पूर्वांचल में सीटों को लेकर, बीजेपी 2019 में भी ओम प्रकाश राजभर को 1 सीट लोकसभा की दे रही थी, लेकिन उस दौरान ओम प्रकाश राजभर नहीं माने थे और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से अलग हो गए थे।
क्योंकि अब 2024 का चुनाव है और ओम प्रकाश राजभर ठीक है। फिर से 2 से 3। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर बीजेपी की बैठक, हारी हुई सीटों को लेकर बीजेपी में बड़ी बैठक जारी है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय विस्तार में हो रही बड़ी बैठक, सांसद नरेश बंसल, संबित पात्रा, सुनील बंसल मौजूद होंगे। लोकसभा क्षेत्रों में भेजे गए विस्तारक भी मौजूद होंगे। समीक्षा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त चिंतन मंथन जारी है और 2024 को लेकर लगातार उन सीटों पर फोकस किया जा रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक परचम नहीं लहराया। पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, देखिए 2024 के लिए लगातार बीजेपी में चिंतन मंथन देखने को मिल रहा है और इस दौरान फोकस उन सीटों पर किया जा रहा है जहां पर बीजेपी ने किला नहीं फतेह किया है और इसी को लेकर बैठक भी जारी है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के विस्तार में एक बड़ी बैठक चल रही है और बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें या जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सुनील बंसल, इसके साथ ही हरीश द्विवेदी की बात करें, संबित पात्रा की बात करें, विनोद तावड़े की बात करें, ये सभी लोग कहीं ना कहीं इस बैठक में मौजूद है और इस बैठक में तय किया जाएगा कि जिन जिन सीटों पर पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था या यूं कहें कि कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, वहां पे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का प्रवास का एक प्रोग्राम बनाया जाए और बूथ लेवल पर वहां पे बीजेपी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से एक ट्रेनिंग भी कहीं ना कहीं दी जाए और वहां पे बीजेपी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन होगा। क्योंकि थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हुई है, इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कुछ नए लोगों को जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी सीटों पर दी जा सकती है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसी बैठकें कर रही है, क्योंकि खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 80 में से 80 लोकसभा की सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लगातार बैठकें कर रही है। आपने देखा कि हाल ही में कई बैठकें भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई 1 महीने 1.5 महीने के दौरान, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करीब 6 से 7 बैठक की। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भी एक बैठक हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अध्यक्षता में उनके आवास पर करीब 5 घंटे तक बैठक चली थी। उस बैठक में तमाम जो बीजेपी के दिग्गज चेहरे थे, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, वो लोग मौजूद रहे। तो ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक बड़ी बैठक चल रही है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी चर्चा किया जा सकता है कि किन नए चेहरों को कहीं ना कहीं लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाना है उत्तर प्रदेश में और किन लोगों को टिकट को काटना है, यानी कि वर्तमान में जो सांसद बीजेपी से हैं उनको भी उनके टिकट भी कुछ सांसदों के कट सकते हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में चर्चा होगी। फिलहाल की अगर हम बात करें तो हारी हुई लोकसभा सीटों को लेकर कहीं ना कहीं मंथन और चिंतन चल रहा है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। लोहिया संस्थान में एमबीबीएस की सीटों पर फंसा पेच। संस्थान में एमबीबीएस की 50 सीटों की मान्यता का फंसा है पेच। तो मान्यता के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग में फिर करेगा आवेदन। तो साल 2017 में एमबीबीएस कोर्स में 150 सीटों पर हुआ था दाखिला। तो साल 2019 में सीटों की संख्या बढ़ाकर 200 हुई थी। पहले बैच के आधार पर 150 सीटों के लिए ही मिली मान्यता। तो मान्यता के लिए एमबीबीएस डॉक्टर्स ने किया था प्रदर्शन। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने लगाया आरोप। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद पर लगाए आरोप। शिया कॉलेज के खिलाफ साजिश कर रहे कल्बे जवाद तो वक्फ जमीन के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, यह आरोप लगाया है। अपने घर के लोगों को मुतावल्ली बना रखा है। तो वहीं मरना मुसीबत हो गया है, कब्रों को महंगा कर दिया गया है, लाखों रुपए में कब्रें बेची जा रही है। तो वक्फ सजदाइयों में लाखों रुपए में जमीनें बेची गई हैं। मैंने सरकारी जिम्मेदारों से बात की है, वक्फ संपत्ति को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। चाहे शिया कॉलेज में नैक का मसला हो, नैक के डायरेक्टर को खत लिखा कि शिया कॉलेज को नैक से बाहर किया जाए। फिर इसके अलावा शिया कॉलेज में अभी गवर्नर की विजिट थी 6 जुलाई को, चंद रोज़ पहले। उसमें मौलवी कल्बे जवाद ने जिस तरीके से वहाँ के ऊपर लेटर लिखा, लेटर मैंने निकलवा लिया है और मेरे पास वो लेटर मौजूद है। जिस तरीके से उन्होंने लेटर लिखा और उन्हीं ने उस प्रोग्राम को, शिया कॉलेज एक कौमी इदारा है, किसी एक के घर का नहीं है। शिया कॉलेज एक कौमी इदारा है। इस कौमी इदारे को तबाह बर्बाद करने के लिए
जिसके अंदर बच्चों का मुस्तकबिल है, बच्चों का फ्यूचर है, उसको तबाह बर्बाद करने के लिए एक चांसलर को वहाँ के ऊपर आने से गवर्नर को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। जिन हद तो वक्फ जमीनों को लेकर ये आरोप लगाते हुए नजर आए यासूब अब्बास, जो कि शिया धर्म गुरु है, और इस दौरान उन्होंने आरोप लगाए कि मरना मुसीबत हो गया है, कब्रों का महंगा कर दिया गया है, तो लाखों रुपए में कब्रें बेची जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, शिया धर्म गुरु यासूब अब्बास ने तमाम आरोप लगाए कि किस तरह से कब्रें महंगे दामों पर बेची जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, शिया धर्म के दो बड़े गुरु हैं जो कि पूरे प्रदेश स्तर पर जिनकी मान्यता है, जिसमें एक मौलाना कल्वे जव्वाद हैं, साथ ही साथ दूसरे मौलाना यासूब अब्बास हैं। यासूब अब्बास की तरफ से मौलाना कल्वे जव्वाद पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि शिया कॉलेज है जो कि कहीं न कहीं वक्फ की तरफ से चलाया जाता है, उसको खत्म करने की साजिश कल्वे जव्वाद रच रहे, ऐसा कहना है मौलाना यासूब अब्बास का। साथ ही साथ लगातार जो वक्फ जमीनें हैं उनके नाम पर बड़े पैमाने पर पैसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो मुस्लिम धर्म है उसमें किसी भी व्यक्ति के इंतकाल होने के बाद कब्रों की जगह लेनी होती है। उस जगह लेने के लिए बड़े पैमाने पर जो पैसे हैं वो मांगे जा रहे हैं मौलाना कल्वे जव्वाद की तरफ से, ऐसा आरोप है मौलाना यासूब अब्बास का। और उनका ये भी कहना है कि बड़े पैमाने पर जो वक्फ संपत्तियां हैं शिया वक्फ बोर्ड की, उसमें भी अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वाले लोगों को मुतवल्ली बना रखा गया है। कहा गया है कि जब लोग मर जाते हैं उसके बाद किसी तरीके का पैसा नहीं वसूला जाना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके बड़े पैमाने पर महंगे दामों में कब्रों की जगह बेची जा रही है। मतलब अगर किसी का कोई व्यक्ति मरता है और जिस कब्रिस्तान में उसको दफन किया जाना है वहां पर मोटा पैसा देने के बाद ही उनको कब्र आवंटित की जा रही है। ये बहुत सारे गंभीर आरोप हैं जो कि मौलाना यासूब अब्बास की तरफ से मौलाना कल्वे जव्वाद पर लगाए गए हैं। हालांकि मौलाना कल्वे जव्वाद की तरफ से अभी तक कोई भी इन आरोपों का जवाब नहीं दिया गया है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं दोनों मौलानाओं के बीच लगातार रार बनी हुई है। जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, देखना ये है कि किस तरीके से चीजें आगे निकल कर आती हैं, या मौलाना कल्वे जव्वाद जो कि एक बड़े धर्मगुरु हैं और उनकी बड़े पैमाने पर शिया जो लोग हैं उनके बीच में मान्यता है, किस तरीके से वो इन सारी चीजों को लेते हैं। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लापरवाह डॉक्टरों पर प्रशासन का शिकंजा, ड्यूटी के दौरान गैर हाजिर 4 डॉक्टर हुए बर्खास्त। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर कार्रवाई की गई। गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर और सुल्तानपुर में हुई है ये कार्रवाई। डॉक्टर अब्दुल्लाह, प्रगति शर्मा, प्रसन्ना कुमार और संतोष वर्मा बर्खास्त हुए हैं। तो स्वास्थ्य महकमे को दुरुस्त करने के लिए लगातार वक्त पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक्शन लेते हुए नजर आए हैं और अब लापरवाह डॉक्टरों पर यह एक्शन देखने को मिला है। तो प्रशासन का यह शिकंजा। मेगा नीलामी से निवेशकों को मिलेगी जमीन, तो लखनऊ समेत 11 शहरों में जमीन होगी आवंटित। तो 154 इंडस्ट्रियल, 3 ग्रुप हाउसिंग की जमीन होगी आवंटित। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, आगरा और आदि शहरों में 13 जुलाई को नीलामी होगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी में जमीन नीलामी पर रोक है। तो लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, आगरा आदि शहरों में 13 जुलाई को नीलामी होगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में जमीन नीलामी पर रोक है, लेकिन इसके अलावा तमाम शहरों में ये मेगा नीलामी से निवेशकों को जमीन दी जाएगी। तो लखनऊ समेत 11 शहरों में जमीन होगी आवंटित। 154 इंडस्ट्रियल, 3 ग्रुप हाउसिंग की जमीन होगी आवंटित। तो लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, आगरा आदि शहरों में 13 जुलाई को ये नीलामी होगी। मेगा नीलामी का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी में जमीन नीलामी पर रोक। तो 154 इंडस्ट्रियल, 3 ग्रुप हाउसिंग की जमीन होगी आवंटित। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, आगरा आदि शहरों में 13 जुलाई को यह नीलामी होगी।
तो वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी में जमीन नीलामी पर रोक है। बाकी 11 शहरों में ये नीलामी आयोजित की जाएगी। मेगा नीलामी से निवेशकों को जमीन आवंटित की जाएगी। लखनऊ समेत 11 शहरों में जमीन का आवंटन होगा। तो 13 जुलाई को ये नीलामी की जाएगी। अब खबर अंबेडकर नगर से है, जहां मरीजों के भोजन में परोसी गई छिपकली। एमआरए मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को परोसी गई छिपकली। भोजन में छिपकली मिलने से मरीजों और तीमानदारों में मचा हड़कंप। मरीज के तीमानदारों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। मेडिकल कॉलेज प्रशासन मामले को दबाने में जुटा हुआ है। न्यूज़ 1 इंडिया नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। तो एमआरए मेडिकल कॉलेज में किस तरह से बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मरीजों और तीमानदारों को खाने में छिपकली परोसी गई। तो अचानक खाने में मिली छिपकली से हड़कंप मच गया। और देखिए, इसका वीडियो बनाकर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एमआरए मेडिकल कॉलेज है, जहां पर एक तरफ कहा जाता है कि तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त किए जा रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरह से बड़ी लापरवाही एमआरए मेडिकल कॉलेज के सामने आई है। मरीज के तीमानदारों ने वीडियो वायरल किया। तो मेडिकल कॉलेज प्रशासन मामले को दबाने में जुटा हुआ है। न्यूज़ 1 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो अंबेडकर नगर का यह मामला, जहां मरीजों के भोजन में परोसी गई छिपकली। बिजनौर के 4 लोग खो नदी में डूबे। लैंसडाउन से वापस लौट रहे थे बिजनौर। तो वही रपटे पर फिसलकर नदी में गिरी कार में सवार थे 5 लोग। तो एक ने कार से कूदकर बचाई जान। लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है एनडीआरएफ की टीम। कोटद्वार सिद्धबली रोड पर यह हादसा हुआ है। नकली नोट छापने वाले 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी युवकों ने 99,500 रुपए बरामद किए हैं। नोट छापने के उपकरण और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। 24,000 और 100 रुपए नकली नोट छाप रहे थे आरोपी। तो आरोपी युवकों ने ये नकली नोट छापना, वहीं नोट छापने के उपकरण और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। 2,000 और 100 रुपए के नकली नोट छाप रहे थे आरोपी। अब खबर आगरा से है, जहां न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर का फतेहाबाद के एसडीएम ने लिया संज्ञान। जलभराव की समस्या खुद देखने पहुंचे एसडीएम। पानी की निकासी के लिए काम कराया शुरू। न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। जलभराव की समस्या से ग्रामीण थे परेशान। बीडीओ कार्यालय के बाहर जमकर की गई नारेबाजी। तो शमशाबाद ब्लॉक के ग्राम पंचायत सेवल अहीर का ये मामला है। पानी की निकासी के लिए काम शुरू कराया गया। तो लगातार जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। न्यूज़ 1 इंडिया ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद संज्ञान लिया गया। जलभराव की समस्या से ग्रामीण परेशान थे, जिसके बाद बीडीओ कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी भी की थी। और अब देखिए ये कार्रवाई की गई है। संदीप शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए किस तरह से जलभराव की स्थिति थी, इससे कहीं ना कहीं किसान परेशान थे और इस पूरी खबर को न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद संज्ञान में लिया गया। बिल्कुल, देखिए आपको बताते चले कि आगरा में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है। यहाँ आपको बताते चले कि काफी समय से जो ग्रामीण थे वो परेशान थे। यह पूरा मामला जनपद आगरा के ब्लॉक शमशाबाद के सेवला अहीर गांव का है, जहां पर लगातार पानी की निकासी न होने के चलते जल भराव की स्थिति गांव में बनी रहती थी। जो मुख्य मार्ग है वहां पर पानी भरा हुआ रहता था, साथ ही साथ बराबर में तालाब है। कई बार पानी की वजह से बच्चे तालाब में भी चले गए, कई हादसे भी हुए, लेकिन इनसे जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई सबक नहीं लिया। जिसके बाद न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था और खबर का संज्ञान एसडीएम फतेहाबाद है उन्होंने लिया हुआ। खबर चलने के बाद मौके पर पहुंचे और मौके पर जाकर उनके द्वारा तत्काल उस पानी की जो निकासी है उस कार्य को चालू करा दिया गया है और समस्या का समाधान कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आगरा में एक न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप इस जानकारी को देने के लिए।
आगे बढ़ेंगे। क्या बीजेपी और राजभर के बीच की सियासी डील फाइनल हो चुकी है? हालांकि खुद ओम प्रकाश राजभर ने कई बार कहा है कि उनका सियासी रुख क्या होगा इसका फैसला वो अक्टूबर महीने में करेंगे। लेकिन बीजेपी नेताओं से ओपी राजभर की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। एक बार फिर राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और कहा कि बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। सियासत के नए मौसम वैज्ञानिक बने राजभर। जहां सत्ता का स्वाद वहां जाएंगे राजभर। यूपी के पलटू राम बन गए हैं राजभर। जी हां, ओम प्रकाश राजभर यूपी की सियासत के नए मौसम वैज्ञानिक बनकर उभरे हैं। 2017 से पहले ओम प्रकाश राजभर को पूर्वांचल के अलावा कोई नहीं जानता था, लेकिन बीजेपी से गठबंधन कर जब चुनाव लड़े और मंत्री बन गए तो पूरा प्रदेश जान गया। सपा से दामन छुड़ाने के बाद एक बार फिर राजभर बीजेपी से पींगे बढ़ा रहे हैं। इस कड़ी में बीजेपी नेताओं से उनकी कई मुलाकातों की कड़ी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से हुई ताजा मुलाकात एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसे हमेशा राजभर एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ साथ दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। मिलने को तो मेरे पास, मैं भी कल बैठा था। मिलना जुलना राजनीति में कोई भी किसी भी दल के कार्यकर्ता के नाते, चाहे हमारे ब्रजेश जी के साथ, चाहे मेरे साथ, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ या किसी अन्य पदाधिकारी के साथ, कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी से। सब लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं और कभी कुछ समस्याओं को लेकर के मिलते हैं, कभी राजनीतिक मुद्दों को लेकर के मिलते हैं। लेकिन जब वह अपना कोई प्रस्ताव पार्टी नेतृत्व के सामने देंगे तो पार्टी नेतृत्व उस पर विचार करके समय पर आप सबको अवगत भी करा देगा। ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी क्या स्थिति है, प्रदेश की जनता ने उन्हें 4 चुनाव में बता दिया है और आप भी जानते हो। उत्तर प्रदेश में जनाधार लगातार उनका घट रहा है, कोई उनके साथ खड़े होने के लिए नहीं तैयार है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। गुंडई, अराजकता, दंगे, लूट खसोट, दुकानदारों के साथ, व्यवसायियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ चौथ वसूली, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में। प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में उनकी अराजकता को भूली नहीं है और प्रदेश के 25 करोड़ लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बयान अपनी जगह और हकीकत अपनी जगह, क्योंकि ओपी राजभर की अब तक की राजनीति को देखें तो सत्ता के करीब रहना उन्हें बखूबी आता है। ये और बात है कि कई बार इस चक्कर में उनका सियासी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है, जैसे 2022 के चुनाव में हुआ। 2017 के चुनाव में मोदी लहर प्रचंड थी। राजभर को बीजेपी के साथ जाने में फायदा दिखा। दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा। नतीजों के बाद सबसे ज्यादा फायदा राजभर को ही हुआ। अपने कोटे में मिली 8 में से 4 सीटें राजभर जीत गए। 2019 के चुनाव के दौरान राजभर का कैलकुलेशन कुछ और था, तो 2022 के चुनाव के दौरान कुछ और। राजभर को लगा कि 2022 में सपा की वापसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा राजभर ने सपा से दूरी बना ली। फिलहाल सूत्रों की माने। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।